नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 7 स्थल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो और बनवाली। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्थल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। यह उत्तर भारत में सबसे ऊपर स्थित है, उच्चतम स्थल पर है। यह किन्नौर नदी के तट पर स्थित है, मांडा। इसके बाद देखते हैं पंजाब। भारत के पंजाब में 3 प्रमुख स्थल हैं, रोपड़, बाड़ा और संघोल। रोपड़, यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले उत्खनन कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ है। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। बाड़ा, यह रोपड़ के समीप स्थित है। संघोल, यह लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ पर चूड़ियां, बालियां व 2 ताम्र छेनियां प्राप्त हैं। के बाद देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में एक स्थल है राखीगढ़ी। यह भारत का दूसरा विशालतम स्थल है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यह भारत का दूसरा विशालतम स्थल है। तो भारत में पहला विशालतम स्थल कौन सा है? तो पहला विशालतम स्थल है आपका धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। उत्तर प्रदेश, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बागपत में है सनौली। यहाँ हड़प्पा कालीन 125 स्थल प्राप्त है। चवाधान मिले हैं, जहाँ सर उत्तर की ओर तथा पैर दक्षिण की ओर रखे गए हैं। जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में ही सहारनपुर। सहारनपुर में 4 स्थल हैं, बड़गांव, उलास, अम्बाखेड़ा और शकतपुर। उत्तर प्रदेश में ही एक स्थल है मेरठ। यहाँ पर 3 प्रमुख स्थल हैं, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुर। आलमगीरपुर, यह सबसे पूर्वी स्थल है। अगर हम पूर्व की ओर देखें, तो उत्तर की ओर हमने देखा था मांडा, पूर्व की ओर देखते हैं तो यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं गुजरात। गुजरात में 2 प्रमुख स्थल हैं, सुरकोतड़ा और रंगपुर। सुरकोतड़ा कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। दुर्ग और नगर जो है एक ही प्राचीर दीवार से घिरे हुए हैं। सुरकोतड़ा में दुर्ग और नगर जो है एक ही प्राचीर दीवार से घिरे हुए हैं। बाकी जगह हमने अलग अलग देखा होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। रंगपुर की अगर हम बात करते हैं, तो यह काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, गुजरात में। यह भादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं दहमाबाद। महाराष्ट्र में एक स्थल है दहमाबाद। यह अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे दक्षिणतम स्थल है। अब हमें देखिए, पूर्व का स्थल है आलमगीरपुर, दक्षिण का स्थल है आपका दहमाबाद और उत्तर का स्थल है आपका मांडा। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गनेरी वाला स्थल है। यह हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है। अब हम सिंध प्रांत में देखते हैं, तो सिंध प्रांत में प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। तो सिंध प्रांत में स्थल है कोट दीजी। इनकी विशेषताएं है अलंकृत खंभा, यहाँ पे खंभे को अलंकृत किया गया है। आमरी स्थल है, यहाँ पर 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हैं। अली मुराद स्थल है, यहाँ एकमात्र ग्रामीण स्थल है। अली मुराद जो है एकमात्र ग्रामीण स्थल है आपका। दुधिरदड़ो, यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अल्दिनो अरब सागर व सिंधु नदी के संगम
पर बंदरगाही नगर हैं। अब हम देखते हैं बलूचिस्तान प्रांत में प्रमुख स्थल और विशेषताएं। बालाकोट शिप का उद्योग और सुतका गेंडोर यहाँ पर बंदरगाह प्राप्त है। सुतका गेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान पर स्थित है। इसके अलावा अन्य दो स्थल हैं, सुतका कोह और डाबरकोट। अब हम देखते हैं प्रमुख नदी और उन नदी से लगे हुए या उनके तट पर कौन कौन से स्थल विद्यमान हैं। तो नदी देखेंगे और प्रमुख स्थल देखेंगे। तो सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी, अली मुराद और कोट दीजी। अगर चिनाब नदी के किनारे देखते हैं तो यहाँ पर मांडा स्थित है जो जम्मू कश्मीर में है। रावी रावी नदी के तट पर देखते हैं तो हड़प्पा स्थित है। सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। घग्घर नदी जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, बनवाली, राखीगढ़ी और कालीबंगा स्थित है। भोगवा नदी के पास लोथल स्थित है। भादर नदी के पास रंगपुर स्थित है और गोदावरी नदी के पास में दैमाबाद स्थित है। अब देखते हैं इनकी नगर योजना प्रणाली। सिंधु सभ्यता की नगर योजना एवं भवन योजना। तो नगर योजना प्रणाली सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के नगर नदियों के मुहानों पर बसाए गए थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। इन नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बांध का निर्माण भी कराया गया था। नगरों से प्राप्त अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। सड़कें प्रमुखतः कच्ची थी। कच्ची सड़कें होने के पश्चात भी सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। सड़क के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाता था। सड़क के किनारे नालियां होती थी जो पक्की एवं ढकी हुई थी। प्रत्येक गली में भी ढकी हुई नालियां होती थी जो सड़क की नालियों से मिलती थी। पक्की नालियों को बनाने में पत्थर, ईंटों एवं चूने का प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं भवन निर्माण। नगर निर्माण के समान सिंधु सभ्यता के निवासी भवन निर्माण कला में भी दक्ष थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त भवनावशेषों से होती है। भवन निर्माण को 3 भागों में बांटा जा सकता है, साधारण भवन, सार्वजनिक व राजकीय भवन और अन्न भंडार कक्ष। साधारण भवन साधारण लोगों के रहने के लिए मकानों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। मकान का आकार आवश्यकतानुसार छोटा या बड़ा होता था। कुछ मकान कच्चे व कुछ मकान पक्के बनाए जाते थे। खुदाई में कुछ भवन ऐसे मिले जिनमें मात्र 2 कमरे हैं, जबकि कुछ में अनेक कमरे हैं। मकान एक से अधिक मंजिल के होते थे। दीवार बहुत मोटी बनाई जाती थी। इसका कारण संभवतः कमरों को ठंडा करना रहा होगा। खिड़कियां व दरवाजे गली में खुलते थे। मोहनजोदड़ो के कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में एक भी कुआं नहीं मिलता है। दूसरा देखते हैं सार्वजनिक एवं राजकीय भवन। सिंधु सभ्यता संबंधी प्रदेशों के उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि साधारण मकानों के अतिरिक्त यहाँ पर राजकीय एवं सार्वजनिक भवन भी थे। मोहनजोदड़ो में एक गढ़ी थी जिसका निर्माण कृत्रिम पहाड़ी पर किया गया था। नदी की बाढ़ से रक्षा करने के लिए इसके चारों ओर एक ऊंचा बांध था। इसमें अनेक मीनारें थीं। तीसरा देखते हैं अन्न भंडार कक्ष। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं, जिन्हें इतिहासकार अन्न भंडार गृह मानते हैं। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तीसरा देखते हैं सार्वजनिक स्नानगार।
मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानगार के विषय में भी पता चलता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह जलाशय संभवतः धार्मिक महत्व रखता था तथा पवित्र पर्वों पर यहाँ लोग स्नान करने आते थे। सामाजिक जीवन। लिखित साक्ष्यों के अभाव में यद्यपि सामाजिक जीवन के विषय में जानना अत्यधिक दुष्कर है, लेकिन उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोतों से सिंधु सभ्यता कालीन सामाजिक स्थिति, विशेषकर तत्कालिक खान-पान, वेशभूषा, आभूषण आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सामाजिक संगठन, स्त्रियों की दशा, भोजन, वेशभूषा एवं आभूषण, मनोरंजन और औषधियाँ। देखते हैं सामाजिक संगठन। हड़प्पा सभ्यता के समाज 3 वर्गों में बटे थे। विशिष्ट वर्ग, जिसे दुर्ग क्षेत्र कहते थे, यहाँ पुरोहित वर्ग निवास करते थे। मध्यम वर्ग, जहाँ व्यापारी, कारीगर एवं किसान निवास करते थे। निम्न वर्ग, यहाँ मजदूर एवं दास निवास करते थे। स्त्रियों की दशा मातृ प्रधान, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक भ्रूण मूर्तियां प्राप्त है। स्त्रियों को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। शक्ति की देवी मानकर यहाँ पर इनकी पूजा की जाती थी। सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं हमें। लोथल में 3 युग्म शवाधान मिले हैं और कालीबंगा में 1 युग्म शवाधान मिला है। भोजन। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनका मुख्य आहार गेहूं, जौ, चावल, मटर, दूध के अतिरिक्त भेड़, कछुए, मुर्गे आदि का भी ये सेवन करते थे। चौथा देखते हैं वेशभूषा एवं आभूषण। वेशभूषा, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र यहाँ पर सादे और कढ़ाईदार होते थे। यहाँ पर वस्त्रों में कढ़ाई हुई थी और यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का भी प्रचलन था। आभूषण। सिंधु सभ्यता के निवासियों को आभूषण का अत्यधिक शौक था। इसके साक्ष्य के रूप में हमें हड़प्पा से श्रृंगारदान व बोतल से काजल के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें चांदी की अंडाकार चूड़ियां मिली है। कालीबंगा से हमें हाथी के दांत की चूड़ियां मिली है। चन्हुदड़ो से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गरीब व कमजोर वर्ग तांबे, मिट्टी, शिप आदि के आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के साधन। 5वां देखते हैं मनोरंजन के साधन। सिंधु सभ्यता के निवासी मनोरंजन के प्रमुख साधनों के रूप में शिकार खेलना, नृत्य करना, गाना बजाना, पक्षियों को आपस में लड़ाना आदि का प्रयोग करते थे। औषधियाँ। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त होते हैं। ऐसा इनका सामाजिक जीवन था। अब हम देखते हैं इनका धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता कालीन धर्म के विषय में जानने के लिए पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों का ही सहारा लेना पड़ता है। उस समय के धार्मिक जीवन की निम्न विशेषताएं थी। मातृदेवी की पूजा। सिंधु निवासी मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की अनेक मूर्तियां भी प्राप्त होती है। मातृदेवी की कुछ मूर्तियों में उसे आभूषण व कुछ में आभूषण विहीन दिखाया गया है। मातृदेवी को माता अम्बा एवं काली आदि नामों से जाना जाता था। शिव पूजा। हड़प्पा की खुदाई से ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे शिव उपासना के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से अनेक लिंग मिलना भी इस बात की पुष्टि करता है कि शिव सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तीसरा देखते हैं पशु पूजा। सिंधु सभ्यता कालीन अनेक मुद्राओं पर बैल, भैंस आदि पशुओं के चित्र मिलते हैं, जिससे उस समय पशु पूजा किए जाने का अनुमान किया जाता है। सूर्य पूजा। कुछ मुद्राओं पर सूर्य के चिन्ह
स्वास्तिक एवं पहिया प्राप्त होते हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु निवासी सूर्य पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त जल पूजा, वृक्ष पूजा और अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। आर्थिक जीवन में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं उद्योग धंधे, व्यापार के विषय में पढ़ेंगे। कृषि। सिंधु सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही था। मूलतः फसलें गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल एवं चावल थे। चावल के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं और धान की भूसी व बाजरे के साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन। कृषि के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के निवासी पशुओं को पालते थे। पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पालते थे। शिल्प एवं उद्योग धंधे। सिंधु निवासी शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक हैं। कपड़े बुनना इनका उद्योग था तथा सिंधु निवासी कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। उन्हें कपड़े रंगने का भी ज्ञान था। व्यापार। सिंधु निवासियों के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। देशों से संपर्क जल तथा थल दोनों ही मार्गों से था। विद्वानों का विचार है कि सिंधु निवासी सोना, चांदी, तांबा आदि का आयात करते थे। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। पहला देखते हैं जल प्लावन। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री साहनी का विचार है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन था। इस समय संभवतः रावी नदी के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ होगा। दूसरा देखते हैं भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। संक्रामक रोग। तीसरा देखते हैं संक्रामक रोग। कुछ विद्वानों के अनुसार मलेरिया अथवा अन्य किसी संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से ऐसा हुआ होगा। बाह्य आक्रमण। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं। पांचवा देखते हैं जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मत है कि जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।